हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और मेरा नाम अंकुश शर्मा, आप जानते ही हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन इसको हिंदी में बोलते हैं। और जितना भी वनडे एग्जाम है, यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन से लिस्ट का सब्जेक्ट, मतलब संविधान में कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा सेवन शेड्यूल्स में 3 शेड्यूल्स बताई गई है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भारत में फादर कौन है इकोनॉमिक प्लानिंग के, क्या आता है। प्लानिंग कमीशन की वर्किंग प्रोसेस आती है, या उसके फंक्शंस की बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन कैसे काम करता है। आखिर क्या जरूरत थी, हमने प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक नया कमीशन लेके आए हैं, नीति आयोग। कौन सा कमीशन? नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो देख लेंगे उसका। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कितनी पंचवार्षिक योजना थी, 5 ईयर प्लान कितना चलाया है। तो उस 5 ईयर प्लान टोटल हमने 12 चलाए हैं, 12 5 ईयर प्लान चलाए हैं एस्पिरेंट्स। और उनसे रिलेटेड कि हमने उस जो 5 ईयर प्लान, जैसे मान लेते हैं पहली 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, तो उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल कौन सा है, या उसकी थीम कौन सी थी, किस थीम पर काम किया था। हमने सबसे ज्यादा फोकस कौन से सेक्टर पे किया था। जैसे फर्स्ट में हमने किया था एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहां पर कहा गया था कि भारत उन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़ने की कोशिश करे जिन क्षेत्रों में भारत अच्छा काम कर सकता है। तो क्योंकि हम प्राचीन काल से एग्रीकल्चर ही करते आ रहे थे, तो हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का यहाँ काम किया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का ही काम यहाँ पर किया है। ठीक है, तो सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना, मतलब कहने का ही मतलब ये है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, उसका टाइम पीरियड 5 साल के लिए स्टार्ट हो रही है, तो 5 साल के लिए नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना है, उससे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड किस प्रकार से रहा है उसको चर्चा करते हैं। तो यहाँ जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं एस्पिरेंट्स, तो हम पाते हैं कि उनका जो ग्रोथ रेट है, या जो हमने अचीवमेंट किया है, या जो हमने टारगेट लिया, मान लेते हैं कि हमने कहा इस पंचवर्षीय योजना में तो 6% का टारगेट लेंगे। 6% का टारगेट मतलब 6% का ग्रोथ हमको अचीव करना है। अचीव हम 5% करना, तो दोनों कितना हमने टारगेट लिया और कितना हमने अचीव किया, अचीव करने की कोशिश की, कितना अचीव कर पाए हैं। अगर जो टारगेट है उससे ज्यादा अचीव किया है, तो उन कारणों को भी देखेंगे कि किस कारणों के द्वारा हमने इससे ज्यादा अचीव कर पाए हैं। या अगर कोई 5 ईयर प्लान फेल हो गया है, मतलब टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उसके बारे में ये भी देखने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ कि इस 5 ईयर की प्लान क्या होगी, फेल होगी। तो कुछ तो हुआ होगा, जब सब अभी तक सब सही चल रहा था, तो ऐसा क्या घटित हुआ कि जो ये 5 ईयर प्लान थी वो समाप्त हुई। जैसे कि एक 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान वो फेल हो गया था, है ना। हमने 5.8 के आसपास में लिया, 6% के आसपास में टारगेट लिया था, और 2.8 या 2.6 के आसपास में हमने क्या किया था, अचीव कर पाए थे। तो उसके कुछ कारण थे, क्योंकि एक तो उस समय हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, पाकिस्तान के साथ वॉर में चले गए थे। जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में जाने थे वो कहाँ चले गए पेरेंट्स, वो वॉर की तरफ चले गए। उसी दौरान हमारा इंडो चाइना वॉर, चाइना के साथ वॉर हुआ, तो हमने वॉर देखी। फिर उसी समय पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसी समय पर बंगाल में, वेस्ट बंगाल है, वहां पर एक भीषण सूखा देखने को मिलता है, ड्रॉट देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉजेस हमने गिनाए कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके फेल होने के ये निम्नलिखित कारण हैं, तो आइए चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि देश को चलाने के लिए किस प्रकार की हमने आर्थिक नीतियों को अपनाया, किस तरह की नीतियां बनाई गई, है ना। क्योंकि जब देश आजादी के बाद, देश जब आजाद हो गया था, तो देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को चलाएंगे कैसे, खाने के लिए अनाज नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, चलाएंगे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया था, क्या कर दिया था, बिखेर दिया था। क्योंकि भारत एक समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हम सोने में ट्रेड करते थे। लेकिन एक समय हमारे पास कंडीशन ये आ गई थी कि हमारी जो इकोनॉमी थी
वो क्या होगी, बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, समाप्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर शोषण किया था। ये सब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में सबको आपको यही सब कुछ पढ़ाया जाता है ना। तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि हम गुलाम कैसे बने, मैं ये पढ़ाऊंगा जब गुलाम बन गए थे तो उसका क्या क्या कॉजेज हुए कि हम क्यों एक तरह से बेकार अर्थव्यवस्था के रूप में देखे जाने लगे थे। तो और बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, वो बात की बात है। इकोनॉमिक प्लानिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलो, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक प्लानिंग की, इकोनॉमिक प्लानिंग की थोड़ा और छोटा कर लो। जब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट तैयार करना, और प्रोजेक्ट तैयार करना मतलब एक प्लान बनाना, क्योंकि प्लान इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। और भारत में ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मतलब इस पे स्टेट भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। जो इसका विचार लिया गया, जो आइडिया लिया गया, वो हमने लिया यूएसएसआर से। यूएसएसआर से प्रभावित हमने इसको आइडिया ग्रहण किया था। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। भारत में एक काम करता हूं, मैं हाइलाइटर लेता हूं। भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और क्या करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, सेल्फ रिलायंस करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना और गरीबी को कम करना, भुखमरी को कम करना और बेरोजगारी को कम करना, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इनकम जा सके। ये तो थे इसके मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स में हमने इसकी डिस्कस किया। जो विचार हमने लिया वो यूएसएसआर से लिया, जो सोवियत संघ है, मतलब आज का जो रशिया है, ब्रिटेन से पहले यूएसएसआर था, तो वहां से हमने इसका विचार लिया था। भारत में जो आर्थिक नियोजन के फादर कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं एम विश्वेश्वरैया जी। कौन? एम विश्वेश्वरैया जी कहे जाते हैं। इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में इनको लिखी गई। अगर हम बात करते हैं कि ये कहां से उभर के सामने आए, तो सबसे पहले एक अधिवेशन होता है 1934 में, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में इस अधिवेशन को किया गया और इसकी अध्यक्षता जो की गई, वो अध्यक्षता की जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इस अधिवेशन में एक समिति बनाई जाती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन यहाँ पर किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, जो हरिपुरा अधिवेशन है उसको प्रेजाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान लाया जाता है। ये मुंबई के 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया और इनके द्वारा कहा गया, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको, चलो ऐसे रह देता है। जो ये लाया गया, ये मुंबई के 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया और इन्होंने कहा कि हमको 15 साल का टारगेट लेना है, 15 साल का टारगेट लेकर चलना है। इसके प्रमुख कौन थे? सर औरदेसर दलाल थे। फिर इसके बाद गांधीयन प्लान लाया गया, गांधीयन प्लान लाया गया एम.एन. नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944। पीपल्स प्लान जन योजना लाएगी एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में। और सर्वोदय स्कीम्स लाएगी जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में, 1950 में। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है, प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसका काम क्या है कि ये क्या काम करेगा? पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण करेगा, 5 ईयर प्लानिंग का निर्माण करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा और उनका वैल्यूएशन भी करेगा। मतलब उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी? प्लानिंग कमीशन की। और उसको वैल्यूएशन करने की, क्या जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। मतलब पूरी जिम्मेदारी इसी को दी गई कि भाई आप भी पॉलिसी बनाएं, आप ही उनको लागू करें और आप ही हमको ये भी बताएं कि आपने उसमें कितना अचीव किया है और वो क्यों नहीं कर पाए हैं। अगर आप अचीव नहीं कर पाए, अगर टारगेट से ज्यादा सॉरी
टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिए हैं, तो फिर हमको ये भी बताएं कि ऐसा कैसे कर पाए हैं आप। ठीक है, तो ये तो था इसका योजना। पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? पंचवर्षीय योजनाएं कुछ नहीं थी, क्योंकि देश आजाद हुआ था तो हम एकदम 15 साल का टारगेट लेकर नहीं चल सकते थे, क्योंकि जब देखो जब ज्यादा पैसा होता है तो टारगेट बड़े लिए जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि बड़ी लड़ाइयां छोटी छोटी जीत छोटे छोटे कदमों से ही जीती जाती है। तो वही छोटे छोटे कदम हमारे थे कि हमने क्या काम किया, 5 साल के लिए एक टारगेट बनाया, क्योंकि 1 साल के लिए इसलिए नहीं बनाया, इतना बड़ा देश था, इतनी ज्यादा चीजें वहां पर एकदम से चेंज नहीं हो पाती हैं, है ना। 5 साल के लिए हमने टारगेट बनाया। कह सकते हैं कि जैसे आप स्टडी प्लान बनाते हैं 1 वीक का, कि 1 वीक का इन्होंने हमने स्टडी प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही वीक कंप्लीट होगा फिर हम उसका एवेल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे, क्या हमने जो टारगेट बनाया क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए तो फिर हम अपनी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बता दें कि मामा के घर चले गए थे, गली में जागरण हो रहा था, इसलिए नहीं पढ़ पाए। एक दिन हम पढ़ने बैठे कि आज हम पढ़ेंगे, उस दिन लाइट वालों ने लाइट काट, उस दिन क्या हुआ, लाइट काट दी गई। तो ये सब कहानियां हैं जो हमने गढ़ी हुई होती हैं, इन्होंने भी ऐसी कहानी करते थे। तो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या करते थे, एक लक्ष्य निर्धारण करते थे और 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता था, इसलिए इनको 5 ईयर प्लान कहा जाता है। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने विश्व में पहली बार इसकी बात करती और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चालू की हैं, जो कि 1951 से लेकर 2017 तक चली हुई है। फिर बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको क्या याद रखना है, 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक। डेट आपको याद नहीं रखनी है, डेट आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक रहता है, तो उसकी दौरान ये चालू की जाएंगे। ठीक है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आएगा भाई उसी टाइम पे इनको स्टार्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना 1951 से और 5 साल और जोड़ देंगे, 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली है। अगर इसके मॉडल की बात करते हैं तो इसका मॉडल है हेरोल्ड डोमार मॉडल। हेरोल्ड डोमार मॉडल, इसमें टारगेट लिया गया 2.1% का और हमने अचीव किया 3.6% का। 3.6% का इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि बैलेंसिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना हमने पहली प्रायोरिटी में रखा। और इसको प्राथमिकता किस क्षेत्र में दी गई, क्योंकि हम प्राचीन काल से एग्रीकल्चर ही करते आ रहे थे, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री उतनी ज्यादा थी नहीं, तो सबसे पहले तो हमको इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ती। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हुई, पहले पेट की बात कर लेते हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ उतना भी अनाज पैदा नहीं होता था, ताकि हम अपने भारत के जनता का, जो भारत की नागरिक हैं, उन लोगों का पालन पोषण कर सके या उन लोगों का पेट भर दें। तो सबसे पहले चैलेंज क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो हमने सबसे पहले टारगेट दिया एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर पर। और इसी समय पर हमने 5 IITs की स्थापना की, इसी समय पे हमने 5 IITs की स्थापना यहाँ पर कर दी थी, 5 IITs की स्थापना की, 5 IITs की स्थापना की। और इसी समय पर हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया यूएसए के सहयोग से, और 2 अक्टूबर 1952 को हमने इसको स्टार्ट किया है। पेन ही ले लेते हैं क्योंकि पेन से सही रहेगा। फिर हमने कुछ डैम भी बनाए हैं, कुछ परियोजना भी बनाए हैं, जिनको बोला गया कि ये क्या है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। कौन कौन से डैम बनाए गए, पहला भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट चलाया गया सतलज नदी पर, सतलज रिवर पर। दूसरा व्यास प्रोजेक्ट चलाया गया व्यास नदी पर। फिर हीराकुंड डैम बनाया गया महानदी पर। फिर दामोदर प्रोजेक्ट चलाया गया दामोदर नदी पर, कहां पर, दामोदर नदी पर। इसका जो ड्राफ्टिंग तैयार किया था, वो ड्राफ्टिंग तैयार किया था KN रॉन्ज के द्वारा, और इसका मॉडल मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। अब बात करते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। एक काम करता हूं, मैं इसको माउस को साइड में रहता हूं, नीचे खिसकाने में आसानी रहेगा। 1 मिनट इंतजार कीजिए।
ठीक है, पढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं फिर से। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान की 1956 से 61 तक। इसका जो मॉडल है वो मॉडल कौन सा है? मॉडल है इसका नेहरू महालनोबिस मॉडल इसको कहते हैं। और इसी में इनको महालनोबिस जो है, इनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से संबंधित है, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, जो आधुनिक सांख्यिकी है उनके जनक भी माने जाते हैं। इसमें टारगेट हमने लिया 4.5% का, और एस्पेरेंट्स हमने अचीव किया 4.3% का, मतलब टारगेट के लगभग लगभग हमने अचीव कर लिया था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वहां पर हमने टारगेट से ज्यादा अचीव किया था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी वहां लगभग हमने टारगेट के अचीव कर लिया था। अब बात करते हैं इसमें प्रायोरिटीज किसको दी गई, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई। तो प्राथमिकता हमने दी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को, कि चलो ठीक है एग्रीकल्चर हम ठीक ठीक करने लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमको इंडस्ट्री भी डेवलप करनी पड़ेगी। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव्स था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या था इसका? समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में बनाएगी, और इसमें 3 स्टील आयरन इंडस्ट्री या उसके प्लांट स्थापित किए गए। पहला भिलाई, दूसरा राउरकेला, और तीसरा दुर्गापुर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान की जब हम बात कर रहे हैं तो 1961 से 66 तक रहता है मॉडल, गॉडगिल मॉडल, और इसमें टारगेट रखा गया 5.6% का, और हमने अचीव किया 2.8% का। इसमें जो हमने प्रायोरिटी दी गई वो एग्रीकल्चर को भी दी, और एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी दिया। इसका उद्देश्य क्या था? शेल्फ रेंट बनाना। ये असफल हो गया, क्यों? क्योंकि 1962 में हमने चीन के साथ वॉर में चले गए, है ना। 1962 में चीन के साथ वॉर, 1964 में नेहरू जी की मौत हो जाती है, और 1965 में बंगाल में सूखा भी पड़ता है, बंगाल में सूखा भी पड़ जाता है, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो जाता है। और 1964 में हमने बोकारो झारखंड में एक स्टील आयरन प्लांट भी स्थापित किया, और इसके साथ साथ 1964 में यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब आ जाएंगे जब आगे पढ़ते चलेंगे इकोनॉमी में, जैसे जैसे क्लास चलते चलेंगे सारी चीजें होती चलेंगी। 1964 में ही आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मेन पर्पस क्या है? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो औद्योगिक विकास है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। 1965 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस कमीशन एपीसी, जो एमएसपी से रिलेटेड है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। 1964 में ही 65 में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। 1960 में डिवेल्यूएशन किया गया। डिवेल्यूएशन क्या होता है आगे क्लास में आ जाएगा। फिर हमने, क्योंकि ये थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया, थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया, तो फिर हम एक एक साल का प्लान लेके आए, जिनको हम क्या कहते हैं? जीरो प्लान भी कहते हैं, प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल, 1967, 1968 और 1969, ये 3 प्लान हम यहाँ पर लेकर आए थे। फिर हमने बात करते हैं अपन लोग फोर्थ 5 ईयर प्लान की। ईयर था इसका 1969 से स्टार्ट होता है और 1974 तक ये चलता है। तो इसका फॉर्मूला था वो गॉडगिल फॉर्मूला पर ही आधारित था, और इसमें टारगेट लिया गया 5.7% का टारगेट लिया गया, और अचीवमेंट कर पाए हम 3.3% का। इसका जो मॉडल है वो है अशोक रुद्र और एलन माथे। अगर आपको ये याद रह जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान के जो मॉडल हैं वो याद रखने हैं, अगर मैं और आसान कर दूं तो, है ना। अब बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इसका सबसे पहला था कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, और हमको इकोनॉमिक ग्रोथ बनाना है विद स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और इसी में एक इंस्टीट्यूशंस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, उसका नाम है इसरो। इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक,
और तारापुर महाराष्ट्र में पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी चालू किया गया। ऑपरेशन फ्लड भी इसी में लाया गया और सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया गया। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर एक पोखरण में हमने एटॉमिक टेस्ट भी किया 1974 में, जिसकी जो थीम क्या थी, स्माइलिंग बुद्धा, के बुद्धा क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया, जिनकी पास कम से कम पेड ऑफ कैपिटल 50 करोड़ थी। कितनी? 50 करोड़ थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और 73 और 74 में वेस्ट बंगाल में भीषण ड्रॉप देखी गई, सूखा देखने को मिला। तो ये सब कारण थे कि जो हमारी योजना थी वो सब फेल होती जा रही थी कुछ समय। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में जब हम बात करते हैं तो केवल ये 4 साल के लिए चला और इसका मॉडल डीपी धार मॉडल है। गरीबी हटाओ का स्लोगन पहले दिया गया। सबसे पहले स्लोगन किसका दिया गया? गरीबी हटाओ का। प्राइम मिनिस्टर कौन उस समय? इंदिरा गांधी। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया, मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाया गया और 20 फॉर्मूला प्रोग्राम भी चलाया गया। और काम के बदले अनाज, जैसे आज मनरेगा है, काम के बदले दाम दिया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर काम करो और काम के बदले आप क्या ले जाओ? अनाज ले जाओ, क्योंकि अनाज का क्राइसिस था, अनाज यहाँ से ले जाइएगा। और बात करते हैं इसमें जो टारगेट लिया गया 4.4% का और हमने अचीव किया 4.8% का, मतलब टारगेट से थोड़ा सा अधिक हमने अचीव इस पंचवर्षीय योजना में कर लिया था। और जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया और इसमें एक और निसेट की स्थापना है। इसमें कुछ नहीं आता, यही आता कि भाई इसरो की स्थापना कब की गई, निसेट की स्थापना कब की गई, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब किया गया, 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इनकी बात करते हैं। फिर हमने ये लाए रोलिंग प्लान। इसकी अवधारणा किसने दी थी? गुन्नार मिडेल। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें इसको बताई गई और पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करने की बात की गई और भारत में इसको लागू भी किया गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इससे आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की। सिक्स 5 ईयर प्लान स्टार्ट की गई थी 1980 में और 85 तक चलाई थी। इसमें टारगेट रखा गया था 5.2% का और हमने अचीव किया था 5.7%। 5.7%। इसमें प्रायोरिटी क्या दी गई थी कि पॉवर्टी को कम करेंगे और रोजगार को बढ़ाएंगे। और 6 बैंकों का इसमें नेशनलाइजेशन भी किया गया था, जिनके पास मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ थी। मतलब 14 पहले कर दी, 6 बार 6 कर दिए, टोटल कितने बैंक? 20 बैंक की स्थापना की। नाबार्ड की स्थापना की गई और एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। एनआरईपी चलाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसके साथ साथ पहली बार वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम भी लाया गया और 1983 में दूसरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति भी बनाई गई। सेकंड साइंस एंड टेक पॉलिसी भी यहाँ पर बनाई गई। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की, सेवंथ 5 ईयर प्लान की, 1980 से स्टार्ट होकर 1990 तक। इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और गरीबी को और भूखमरी को कम करना। इसमें लक्ष्य रखा गया 5% का और हमने अचीव कर लिया 6%। इसमें जो प्रायोरिटी दी गई वो दी गई पहले कि सबसे हमको क्या करना है? आधुनिकीकरण करना है, मतलब मॉडर्निफिकेशन करना है। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की बात की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की भी बात यहाँ पर की गई। यहीं पर सेबी की स्थापना की गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी स्थापना यहाँ पर की गई। और पहली बार यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना लाई गई और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी लाया गया। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी की भी स्थापना की गई 1988 में और 1985 में इंदिरा गांधी आवास या इंदिरा आवास योजना भी चलाएगी और पहली बार केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर नमामि गंगे कर दिया है। मतलब स्कीम्स पहले से ही चलती रहती हैं, जो सरकार आती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको चेंज करती रहती है। कोई दूसरी सरकार आएगी तो दूसरा चेंज कर देगी, कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर वो अपना दूसरा नाम चेंज कर देगी। ठीक है।
अब इससे आगे चलते हैं, अब इससे आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं एनुअल प्लान। 2 साल के लिए हमने फिर से एनुअल प्लान लाया 1990 से लेकर 1992 तक। समस्या क्या थी? समस्या थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो गया था, डिसबैलेंस हो गया था, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था या जो फॉरेक्स था वो क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था, गिर गया था। नई आर्थिक पॉलिसी यहाँ पे लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991 में। और फिर बात करते हैं 8th पंचवर्षीय योजना की, 1992 से स्टार्ट करके 1997 तक ही लाएगी। टारगेट इसमें बनाया गया कि 5% का टारगेट, 5.6% का टारगेट यहाँ पर लेंगे, और हमने अचीव किया 6% का, मतलब टारगेट से ज्यादा हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। इसका उद्देश्य क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अलग लेवल तक ले जाना। न्यू इकोनॉमिक पहली पॉलिसी पहली बार इस पंचवर्षीय योजना में लागू की जाती है। और एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया, और प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 1993 में स्थापित किया गया। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी की गई। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की। 9th 5 ईयर प्लान की 1997 से लेकर 2002 तक। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रायोरिटी दी गई यहाँ पर सोशल जस्टिस की। प्रायोरिटी किसकी दी गई एस्पेरेंट्स? सोशल जस्टिस की स्थापना की बात की गई। और जो उद्देश्य था वो क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना। टारगेट यहाँ पर लिया गया 6.5% का, और अचीव किया गया 5.7% का, 5.7% का। यहीं पर किसान क्रेडिट कार्ड चलाया गया आरबी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद मार्च 1998 में, जिसमें किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करना होता है। जो महाजन होते हैं या जो बिचौलिए होते हैं, जो गांव में उनकी चंगुल से बचाने के लिए दिया जाता है। फिर यहीं पर आईआरडीए की स्थापना की गई, और सर्व शिक्षा अभियान एसएसए। कैसे पेंसिल छाप देते हैं ना, उस पर नेटराज की, उसके ऊपर एक गुड्डा गड़िया से बैठा देते हैं, बच्चे को, बालिका को, बालक को, तब वो पढ़े तब बढ़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चलाई गई 15 अगस्त 1999 में। अंत्योदय अन्न योजना भी चलाई गई 2000 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाई गई, और लागू कही गई पहली बार 2001 में। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी लाई गई, और 1999 में कृषक बीमा, फार्मर इंश्योरेंस स्कीम्स भी यहाँ पर लाई गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की, 10वीं 5 ईयर प्लान की, 10th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। 10th 5 ईयर प्लान लाएगी 2002 से 2007 के लिए। टारगेट रखा गया था इसमें 8% का, और अचीव किया गया लगभग टारगेट के बराबर 7.6% का। प्रायोरिटी यहाँ पर रखी गई जो अभी तक हम रखते आ रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, पॉवर्टी को कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, इक्वलिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और सोशल जस्टिस को भी बढ़ावा देंगे। और यहाँ पर 11 इंडिकेटर्स के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम जज करने लगेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। 2006 में नरेगा नरेगा स्थापना की गई, जिसका नाम अब मनरेगा है। और 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम भी लाया गया। और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा बोर्ड 2004 में इसकी स्थापना की गई। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2004 भी यहाँ पर लाया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इनका जो पंचवर्षीय योजना लास्ट की 10वीं 11वीं 12वीं, जैसे मैंने बताया पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उनका टारगेट याद रखना है, कितना हमने टारगेट लिया, कितना अचीव किया, और मॉडल वही सेम कंडीशन यहाँ भी याद रखें। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान कि यहाँ पर जो टारगेट लिया गया वो कितना है, मॉडल कौन सा, यानी कि थीम कौन से, थीम का मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा, तो कौन से सेक्टर पे हमने ज्यादा फोकस किया। तो सबसे पहले 2007 से लेकर 2012 तक इसको लागू किया गया। मॉडल था सी रंगराजन मॉडल, और इसका जो उद्देश्य था इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, सतत समावेशी विकास या समावेशी सतत विकास की यहाँ पर बात की गई। टारगेट रखा गया 9% का, और लगभग हमने अचीव किया 8% के आसपास में, 8% के आसपास में अचीव किया। और इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया गया वो किया गया सोशल सर्विस पर 2009 में
राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की बात की गई। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। अब बात करते हैं 12वीं और लास्ट वर्ष योजना की। 2012 से 2017 तक इसको लागू किया गया और ये अंतिम है, लास्ट 5 ईयर प्लान है। इसके बाद कोई भी हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं किया है और जो प्लानिंग कमीशन है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया है एस्पायरेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फास्टर सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। टारगेट 8% और अचीव हमने किया 8.2%, 8.5 मतलब 8.5% के आसपास मान इतना अचीव किया। और इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हमने किया वो किया है हमने सोशल सर्विस पर। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2013 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई, जिसमें देश के हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की बात की गई। और जीरो फ्रिल अकाउंट मतलब नो फ्रिल अकाउंट या जीरो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की बात की गई, कि ताकि सब लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके। मतलब पहले 500 या 1000 रुपए से अकाउंट खोलना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए, जीरो बैलेंस अकाउंट वहां पर खोल सकते हैं। मुद्रा स्कीम चली गई, मेक इन इंडिया चलाया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी चलाई गई, जिसकी अभी 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना मैंने आपको बताया था, केसी नियोगी समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। और जो इसका गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक एडवाइजरी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी। इससे क्या करती है? सलाह देने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वो ऑटोमेटिक जो प्लानिंग कमीशन है, उसका ऑटोमेटिक सदस्य चेयरपर्सन वहां पर बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। उसके लिए कोई चुनाव वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं होती है ना। फिर उसके बाद जो इसके डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे पहले जो अपॉइंट किए गए थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर उसके बाद अंतिम किए गए हैं बॉन्केट सिंह अहलूवालिया। और जो इसके पदेन सचिव होते हैं, एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं, वो एनडीसी के सचिव होते हैं। एनडीसी क्या होती है अभी समझा दूंगा, है ना। अब इसका फंक्शन क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम्स। जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसकी समाप्ति की जाती है 1 जनवरी 2015 को और इसकी जो डिक्लेयर किया गया प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त 2014 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब से हम प्लानिंग कमीशन को समाप्त करते हैं और नीति आयोग को गठन करते हैं, और एक ही दिन दोनों को, है ना। तो घोषणा कब की? 15 अगस्त 2014 में, और काम इसने चालू किया 1 जनवरी 2000 काम समाप्त कर दिया 1 जनवरी 2015 को, और इसी दिन नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। अब मैं बात करता है एनडीसी की। अभी जो मैंने बोला था कि एनडीसी क्या है तो समझाता हूँ। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ 6 अगस्त 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसका जो नेचर है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, ठीक है। इसका कार्य क्या है कि जो पंचवर्षीय योजना है स्वरूप सॉरी उनको अंतिम स्वरूप देना, मतलब उनको पास करना, या उनको कह सकते हैं अप्रूव करना। जब अप्रूव कर देगा उसके बाद वो योजनाएं लागू हो जाएंगी। योजना क्या हो जाएंगी? लागू हो जाएंगी। इसके सदस्य कौन होते हैं? सदस्य ये होते हैं भाई, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। और सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन संविधान कहता है आर्टिकल 280 कहता है संविधान का
आर्टिकल 280 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, मतलब संविधान लागू होने के प्रत्येक 5 वर्ष पर, या राष्ट्रपति जब उचित समझे, 5 वर्ष से पहले भी, ध्यान से समझना लैंग्वेज को, कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर और हर प्रत्येक 5 वर्ष पर, या राष्ट्रपति उससे पहले भी उचित समझे तो वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। मानो कि मैंने एक वित्त आयोग, अभी मैं राष्ट्रपति, मैंने एक वित्त आयोग क्या किया, अभी गठन किया, और अभी गठन किया, अभी 2 साल हुआ, 3 साल हुआ मान लेते हैं, और वो सही से काम नहीं करा, तो मैं दूसरा वित्त आयोग का गठन वहां पर कर सकता हूँ। 5 साल के लिए या उससे पहले भी राष्ट्रपति को लगता है तो करना है तो कर सकता है। इसकी जो नेचर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, क्योंकि आर्टिकल के तहत इसका स्थापित की गई है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। टेन्योर जो होता है इसका 5 वर्ष का हुआ होता है, और इसका जो फंक्शंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूटीज वगैरह के बीच में ना, राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में, और केंद्र के बीच में और यूनियन टेरिटरीज के बीच में जो टैक्सेस आए हुए होते हैं उनको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन, अब तक कुल 16 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, और फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। तो पहले से लेके आपको 15 और 16 तक आपको ये फाइनेंस कमीशन लिखना, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका होमवर्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग की। नीति आयोग, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करता हूं तो ये कई बार पूछी जाती है। फुल फॉर्म में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, मतलब जिस दिन से प्लानिंग कमीशन समाप्त होती है उसी दिन से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। प्लानिंग कमीशन और जो नीति आयोग है, इन दोनों में काम करने को लेकर अप्रोच का डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन भाई 5 साल के लिए टारगेट बना रहा है, और नीति आयोग 15 साल के लिए टारगेट बना, 15 साल के टारगेट बनाता है। और जो प्लानिंग कमीशन है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता है, मतलब पॉलिसी ऊपर निर्धारण की जाएंगी और ऊपर से क्षण क्षण का विकास नीचे तक आएगा, जबकि जो नीति आयोग है ये बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से डेटा कलेक्ट करता है, फिर पॉलिसी ऊपर जाके बनवाते हैं कि पॉलिसी बना दीजिए। इस तरह से है ना, एक उनकी वर्किंग प्रोसेस में डिफरेंस है। इसकी घोषणा की जाती मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को। इसको अन्य नाम के थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है, बौद्धिक संस्था के रूप में भी लोग इसको कहते हैं। नेचर क्या है, सलाहकारी है, एडवाइजरी है, एग्जीक्यूटिव है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। फर्स्ट चेयरमैन कौन है इसके, वो नरेंद्र मोदी हैं। और अभी भी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने हुए हैं, तो अभी भी यहाँ पर जो नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, हो सकता है अगली बार को कोई दूसरा आएगा तो वो ऑटोमेटिक वहां पर बन जाएगा। सीईओ कौन है, पहले जो सीईओ बने थे इसके 2015 में, वो कहते हैं सिंधु सिंह खुल्लर। लेकिन वर्तमान में कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। और वाइस चेयरपर्सन कौन है, पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पहले अरविंद पनगारिया थे, वर्तमान में सुमन बेरी जी को इसको वाइस चेयरमैन रखा गया है। उद्देश्य क्या है इसका भी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना और राज्यों की सक्रियता को भी यहाँ पर दिखाना, नॉलेज और इनोवेशन को भी यहाँ बढ़ावा देना। तभी तो नीति आयोग कुछ इंडेक्स जारी करता है, उनकी बात करेंगे, लेकिन नीति आयोग के कुछ 7 पिलर्स की बात करते हैं। सबसे पहला पिलर्स प्यूपिल, जनता के लिए काम करता है, प्रोएक्टिव सक्रियता से काम करता है, और लोगों की भागीदारी मांगता है, पार्टिसिपेशंस मांगता है, एम्पावरमेंट करता है, और इंक्लूसिवनेस भी बढ़ाता है, समावेशिता भी बढ़ाता है, इक्वलिटी बढ़ाने की बात करता है, और ट्रांसपेरेंसी लाने की बात भी करता है। ये 7 पिलर्स हैं जो नीति आयोग की हैं, जो काम करता है नीति आयोग जिनके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंडेक्स रहे हैं, जो इंडेक्स इंपोर्टेंट इंडेक्स हैं नीति आयोग के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से इंडेक्स जारी किए जाते हैं, जैसे पहला इंडेक्स, एक इंडेक्स एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनोवेशन इंडेक्स। एसडीजी इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है,
नीति आयोग। फिर हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। फिर शेकी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और CWMI, कंपोजिट बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी वेस्ट नहीं वाटर ना, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो जो ये मैंने आज आपको क्लास कराया, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान मतलब थीम, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो थीम क्या है है ना, उनका ईयर क्या है, उनका मॉडल क्या है, उनमें टारगेट क्या लिया गया था, हमने अचीव क्या किया है ना, ये सब यहाँ पर पूछे जाते हैं। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फादर ऑफ, मतलब जो मैंने आपको ये पीडीएफ पढ़ा है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, अगर आप इतना कर लेंगे। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा एसएससी, सीजीएल, सीजीडी, बैंकिंग वाला जितना भी जो भी वनडे वाला एग्जाम है, सब यहाँ पर कवर करके चले, एकदम से 360 व्यू लेकर हम चल रहे हैं। तो इसके बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ गया होगा, और मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ने का तरीका ये रहेगा, एक टॉपिक उठाएंगे जो लंबी टॉपिक, जैसे बैंकिंग वाला सेक्शन, वहां से 1-2 क्लास, 2-3 क्लास में कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन में भी क्या हमने 2 पार्ट में किया, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक था, एक क्लास में समाप्त हो गया है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिएगा अच्छे से।